Get ready for the most powerful event of the year. Reclaiming Bharat. 3 days. 15 impactful sessions. 80 plus speakers. Join the movement. Engage in dialogue. Be part of the revolution. Mark your calendars because this is where Bharat reclaims its story. Don't miss out. Register now. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़ोर शोर से और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको ध्यान है कि लगातार हम आपको वक्फ बिल के ऊपर, अमेंडमेंट के ऊपर लगातार अपडेट दे रहे हैं और वो अपडेट इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगातार कुछ न कुछ नया हो रहा है और नया ही नहीं हो रहा है, बड़ा धमाकेदार भी हो रहा है। इसलिए लगातार अपडेट देना और भी आवश्यक हो जाता है। देखिए कल क्या हुआ, जो वक्फ कमेटी पहले मुंबई में गई थी और मुंबई में क्या हुआ उसके बारे में हमने आपको अपडेट किया था। अब जो अहमदाबाद में गई तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक मामला हो गया, क्योंकि अहमदाबाद में जो रिप्रेजेंटेशन था वो गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी हैं, उन्होंने स्वयं दिया। और जब वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उनका विरोध किया किसने? हज़रत ओवैसी ने। हज़रत ओवैसी से उनकी अच्छी खासी बहस हो गई और हज़रत ओवैसी को जब उन्होंने एक के बाद एक फैक्ट बताने शुरू किए तो हज़रत ओवैसी का मुंह बंद हो गया। इतना बंद हो गया कि जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़रत ओवैसी बिल्कुल चुप बैठे रहते, एक शब्द नहीं बोलते और हर्ष सांघवी ही अपना पक्ष और जो भी बात उन्होंने कही है वो सामने रखते रहते हैं। क्या बातें कही उन्होंने? एक ज़बरदस्त मामला उन्होंने बताया कि भाई देखिए, एक सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिस बिल्डिंग में है वो 156 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसमें पहले जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। वही म्यूनिसिपल काउंसिल बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक बन गई और उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम डाल दिया 10 साल पहले। वक्फ बोर्ड ने कहा कि साहब ये जो बिल्डिंग है ये किसी समय मुग़लों की सराय हुआ करती थी और ये चूँकि मुग़लों की सराय थी। अब देखिए सराय, वैसे तो आप देखें कि सराय का मतलब आजकल का जो होटल है उसी का पुराना कोई फॉर्म है, तो वो सराय जो है वो एक तरह से कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था। कई जगह सराय नहीं मान लीजिए, धर्मशाला मान लीजिए, इस टाइप का हुआ करते थे। खैर, तो उसमें 156 साल से दफ्तर है। 156 साल पहले किसी प्रकार का वक्फ एक्ट नहीं था। सबसे पहला वक्फ एक्ट जो है वो अंग्रेज़ लाए 1823 में और उसको वो भी जो है वो कोई ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट टाइप का एक्ट नहीं था। बस इसमें था कि भाई एक जैसे ट्रस्ट एक्ट होता है उसी तरह से मुसलमान यदि चाहे तो वो अपनी ज़मीन जो है वो एज अ ग्रांट दे सकता है, ट्रस्ट बना सकता है उसका, उसको औकाफ बोल सकते हैं या वक्फ बोल सकते हैं। असली वक्फ एक्ट जो है वो 1854 में आया, जब जो इस्लाम का यह सिद्धांत कि सारी ज़मीन उनकी है उसको एक रिकग्निशन दिया गया। जी हाँ, एक सेक्युलर देश में इस्लाम के इस सिद्धांत को रिकग्निशन दिया गया कि दुनिया भर की ज़मीनों पर उनका हक़ है। आपको पता है ना कि जो हमास का चार्टर है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये जो पूरी फ़िलिस्तीन की ज़मीन है और जिस पर इज़राइल है फ्रॉम द रिवर टू द सी, ये सारी की सारी वक्फ है। इस पर उनका क्लेम आधारित है। आप ये सोच सकते हैं कि कल कोई जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में कोई पीएफआई जैसा जो है वो कल को पूरे भारत को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। तो ये उन्होंने सूरत वाला किस्सा सुनाया और ये कहा कि भैया हमको 10 साल लग गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए और 10 साल हमने जी तोड़ मेहनत की, तब जाके हम हाई कोर्ट से इस केस को जीत पाए। तो आप ये सोचिए कि यदि कोई साधारण व्यक्ति हो और उसकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड क्लेम डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। सबको पता है क्या हाल होगा। वो बेचारा रगड़े खाएगा और रगड़े इसलिए भी खाएगा कि मान लीजिए सूरत वाला ही है और सूरत वाले को यदि ये किसी की सूरत में किसी की ज़मीन को वक्फ ने अपना क्लेम कर दिया तो उसको जाना पड़ेगा अहमदाबाद, क्योंकि पूरे राज्य में वक्फ ट्राइब्यूनल एक ही है। सिविल कोर्ट को पावर नहीं है, जबकि सिविल कोर्ट जो है आज की डेट में तो हर तहसील में है,
लेकिन हर तहसील में होने के बाद भी वहाँ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसका केस जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। मतलब हैरेसमेंट करने का एक बड़ा अच्छा नायाब तरीक़ा है। और ये हमने जो अभी अमेंडमेंट बिल आया है उसमें भी वक्फ ट्राइब्यूनल को पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, उस पर भी हमने प्रोटेस्ट किया है। हमने कहा कि भैया इसको सिविल कोर्ट को दो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर दो कि भाई वक्फ ट्राइब्यूनल जो है वो हर तहसील में गठित कर दो। वहाँ का जो भी सीनियर मोस्ट जज हो उसके साथ में वहाँ का एक अधिकारी, जो भी वहाँ सीनियर मोस्ट अधिकारी हो उसका नॉमिनेटेड एक बंदा बैठा दो, तो वक्फ ट्राइब्यूनल भी आपको हर जगह मिल जाए और आसानी से उसका जो है निपटारा हो जाए। और उसमें चूँकि जो इस्लामिक स्कॉलर वाली जो शर्त है वो अमेंडमेंट बिल में हटा ली गई है, तो वो समस्या भी नहीं आएगी। दूसरा किस्सा सुनाया साहब हर्ष सांघवी साहब ने, और उन्होंने बताया कि वो बेट द्वारका, जी हाँ बेट द्वारका, जब भगवान कृष्ण जहाँ पर गए थे, रहे थे जाकर, उस बेट द्वारका पे पहले तो वहाँ नाव से ही जाया जाता था, द्वीप है वो, अब वहाँ पर पुल बन गया है। तो साहब बेट द्वारका को वक्फ बोर्ड ने पूरा का पूरा क्लेम कर लिया कि ये द्वीप हमारा है। यानी वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, कम से कम नहीं तो होगा तो हजारों साल पुराना वो मंदिर है, लेकिन ज़मीन साहब वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी दरगाहें बनाई थी, बाद में सब उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो सारी दरगाहें जो है वो फर्जी पाई गई, उनको सबको तोड़ दिया गया, उसके नीचे किसी के भी नीचे कोई लाश नहीं मिली। इसी तरह से आप देखिए कि अभी अभी प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है कि इससे पहले कि जो कांडला के आसपास, कांडला पोर्ट के आसपास इलीगल कब्जे हुए थे और उनमें मस्जिदें दरगाहें बना दी गई थी, जिससे वो कुछ दिनों बाद में उसके ऊपर पूरी ज़मीन को वक्फ मान लिया जाता, तो पहले ही उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को सैकड़ों बीघा ज़मीन को गुजरात सरकार ने एक्शन लेते हुए ढहा दिया। दूसरी बात, सोमनाथ में भी यही काम हुआ था। सोमनाथ में इसी प्रकार से सोमनाथ मंदिर के आसपास आप ये देखें कि दुनिया भर के इलीगल सेटलमेंट्स आ गए थे, और उन्होंने साथ में क्या किया था, जैसा कि करते हैं, बिल्कुल एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है कि वहाँ पर एक मस्जिद बना दी, एक दरगाह बना दी और एक कब्रिस्तान बना दिया। कह दिया ये तो साहब वक्फ की ज़मीन है सारी की सारी, और ये जो आसपास की ज़मीन है ये भी इन्हीं की है, और हमको जो है उन्होंने किराए पे दी हुई है। यानी इलीगल कब्ज़ा करो, बीच में वक्फ को ले आओ और वक्फ को ला के उस कब्ज़े को पक्का कर लो। अब आपको स्वयं को केस लड़ना है, वक्फ को नहीं लड़ना है। अब नए एक्ट में ये हो जाएगा कि भैया ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, और यदि ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो सरकार ऑटोमेटिकली उस ज़मीन को जो है सरकार की दर्ज कर लेगी। इसी प्रकार से आप देखिए कि कौशाम्बी ज़िले में एक, हालांकि वो कोर्ट के माध्यम से आया है, लेकिन सरकार ने 96 बीघा ज़मीन जो है अपने नाम दर्ज कर ली। इसी प्रकार से आपने भी देखा, ये ज़मीन डीडीए की थी ईदगाह के सामने दिल्ली में, और उस पर कोई लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगाने वाले थे, तो उसके ऊपर आपत्ति हो गई कि साहब कि यहाँ पर तो वक्फ होना है। कोर्ट ने उसको डीडीए का डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद भी साहब हम यहाँ लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी, मूर्ति हराम है। अरे हराम है, जहाँ हराम है वहाँ जाओ भाई। भारत तो मूर्ति पूजकों का ही देश सदैव से रहा है और रहेगा। वेदों में भी मूर्ति पूजा है, अगर नहीं समझ में आती तो बता देंगे, तुम पढ़ लेना, तो देवी सूक्त और नदी सूक्त। जी हाँ, मूर्त रूप में पूजा करने को ही मूर्ति की पूजा कहते हैं। यदि इतना भी नहीं समझ में आता तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होता है, इससे भी बड़ा धमाका ये होता है कि भाई केरल में 2 चर्च जो हैं वो आ जाते हैं सामने और चिट्ठी लिखते हैं जेपीसी को, चिट्ठी लिखते हैं किरेन रिजिजू माइनॉरिटी मिनिस्टर्स को, और वो कहते हैं कि भाई हमारी ज़मीनी वक्फ ने हड़प ली। एक है उसमें साइरो मालाबार चर्च, सीरियन क्रिश्चियंस जो हैं वो सबसे पुराने क्रिश्चियंस हैं केरला के। तो साइरो मालाबार चर्च ने चिट्ठी लिखी, और साथ में उन्होंने कहा है कि चिरई जो है, एक गांव पड़ता है पास में ही, चिरई बीच आपने सुनी होगी, चिरई जो है वो कोच्चिन के पास में पड़ता है, तो वहाँ पर साहब 600 लोग रहते हैं, और वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया कि ये सारी की सारी ज़मीन हमारी। उनको सर्वे करके बस डाल देना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार की एविडेंस की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार ओनरशिप डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। बस कह देना कि साहब हाँ ये वक्फ बाई यूज़र है, यहाँ पे किसी ने कह दिया कि साहब ये यहाँ पे पहले सैकड़ों साल पहले कोई मस्जिद थी, इसलिए ये वक्फ बाई यूज़र हो गया, पूरी की पूरी ज़मीन हमारी होगी।
आपको ध्यान है वहाँ फतुहा पटना में, वहाँ पूरा का पूरा गांव गोविंदपुर जो है उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, बाद में हाई कोर्ट ने बैंड बजा दी उनकी। आजकल हाई कोर्ट भी ये वक्फ बोर्ड वाले केसेस डायरेक्टली लेने लगे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि ये एक हैरेसमेंट का टूल है। बस हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में समझ में नहीं आया था, क्योंकि जब हम गए तो उन्होंने कह दिया ये आपकी पॉलिटिकल पिटीशन है। खैर कोई बात नहीं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इसी तरह से तमिलनाडु वाला केस सभी को पता है। इसी तरह से कैथोलिक बिशप चर्च जो है उन्होंने भी अपना एक गांव बता दिया कि देखिए यहाँ हमारी कैथोलिक्स की आबादी है, सैकड़ों साल से वहाँ रहते हैं कैथोलिक्स, और इन्होंने अपना वक्फ बोर्ड क्लेम कर दिया। तो अब क्रिश्चियंस भी खुल के आ गए, क्रिश्चियंस भी खुल के आ गए हैं इस वक्फ बिल के विरोध में। 2 बड़े चर्च केरला के इस प्रकार से सामने आ जाना और सीधे सीधे वक्फ एक्ट का, जो वर्तमान वक्फ एक्ट है उसका विरोध करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब यह लड़ाई जो है वो केवल वक्फ बोर्ड की, केवल हिंदुओं के विरोध में नहीं रह गई है, इसमें सारे गैर मुस्लिम आ गए हैं। जी हाँ, जब हम ढूंढने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बोध गया में मंदिर है उसके आसपास की भी ज़मीन पर कोई वक्फ जो है वो क्लेम करके बैठा हुआ है। अरे भाई, उनकी तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है ना 7.128 की सभी ज़मीन अल्लाह की है। ऐसा बताया साहब, अभी मैंने बोला आपको कि हमास ने पूरा इजराइल ही वक्फ कर रखा है। अभी कुछ ही दिनों में ये भाई लोग जो हैं वो पूरे भारत को वक्फ बोल देंगे अगर यही कायम रहा तो। लेकिन वो जो दारुल खिलाफा वक्फ होता है वो सिद्धांत आपकी थियोलॉजी की किताबों में होगा, वो भारत में नहीं चलेगा। अब आप भूल जाएं, वक्फ वालों तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हारा निपटने का टाइम आ गया है। सारे मतांतर वाले जितने भी हैं वो सब इकट्ठे हो गए तुम्हारे विरोध में। और वो जो फ्रॉड किया था ना, वो एक 1.25 करोड़ जो ईमेल वाला, उसकी भी जांच होगी कि क्या उसमें विदेशी हाथ है। और जिन लोगों ने ईमेल की है, यदि पाया गया विदेशी हाथ, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने की संस्तुति की जाएगी। कैसे होगी वो तो तय किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार का फ्रॉड जो है कि जाकिर नायक जैसा बाहर बैठा हुआ और यहाँ भारतीय मुसलमानों को कहे और भारतीय मुसलमान उसके पिट्ठू की तरह जो है वो लग जाए ईमेल करने में, ये गद्दारी का काम है। और अब गद्दारी की सज़ा मुकर्रर हो गई है भाईजान लोगों, ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।